तो देखो, तो बेटा मैंने लास्ट क्लास में बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण निकाल ली थी, ठीक है। तो उसके आगे एक स्टेप और लिख सकते हैं अपन। बताओ बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण क्या निकाली थी? बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण क्या निकाली थी अपन ने? del F अपॉन del T बराबर क्या थी? E वेक्टर माइनस del F माइनस और क्या था बबलू? F वेक्टर डॉट del P F प्लस del F अपॉन del T कोलिजन। यही था? हाँ के ना? अरे हाँ के ना? यही था बबलू? अरे ओ बबलू, यस और नॉट? वेरी गुड। क्या क्या था वी के साथ? ये तो था। अब बेटा ध्यान से देखना, गतिक गतिक साम्य अवस्था में माइनस वी था, माइनस वी था, ठीक है। हाँ, अब बेटा ध्यान सुनना, गतिक साम्य अवस्था में, गतिक साम्य अवस्था में अब बताओ गतिक साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन एक बार पूरी छड़ को पार कर जाता है। ध्यान सुनना, एक छड़ है, मेटल रोड है, धात्विक छड़ है, अपन ने क्या लगा दी? बैटरी लगा दी। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसके मार्ग में बाधा भी आएगी, टक्करें भी होंगी, कोलिजन भी होगा, प्रतिरोध भी आएगा, ठीक है। तो उसका वितरण फलन क्या होगा बेटाओ? समय के साथ परिवर्तित होगा। तो वो वितरण फलन अपन ने निकाल लिया। अब बताओ, जब इलेक्ट्रॉन एक बार पूरी छड़ को पार कर जाएगा, एक बार पूरी छड़ को पार कर जाएगा, पूरी छड़ को पार कर गया, ठीक है, तो क्या दोबारा भी उसका वितरण फलन में कोई परिवर्तन आएगा क्या? जल्दी बताओ। एक बार अगर इलेक्ट्रॉन छड़ को पार कर जाए, देखो ये छड़ है, इलेक्ट्रॉन आया, एक बार छड़ को पार कर गया, ठीक है। तो एक बार बेटा फिलहाल मैंने आपको समझाया था, पहली बार में तो टक्करें भी होती है, सब चीज होती है। उसके बाद कौन सी अवस्था आ जाती है? साम्य अवस्था आ जाती है, इक्विलिब्रियम आता है। तो इलेक्ट्रॉन अब घूमते रहेगा, ठीक है। तो पहली बार में ही जब तक पूरे पद परिपथ में धारा बहना स्टार्ट नहीं होता तब तक इलेक्ट्रॉन की टक्कर भी होगी, वितरण फलन भी परिवर्तित होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी चेंज होगा, सब होगा। जब साम्य अवस्था में आ जाएगा फिर कुछ भी चेंज नहीं होगा, उसी पथ पर, उसी पाथ पर इलेक्ट्रॉन जाता रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में इसीलिए अपन ने लिखा है गतिक साम्य अवस्था में क्या लिखेंगे? del F अपॉन del T बराबर किसके होगा? 0 के। क्यों? क्योंकि गतिक साम्य अवस्था में वितरण फलन में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो बताओ 0 पुट करूं, क्या लिख सकता हूं? माइनस का v del F माइनस का F वेक्टर डॉट del PF प्लस
डेल एफ अपॉन डेल टी कॉलिजन बराबर 0 लिख सकते हैं। तो बेटा यहां से डेल एफ अपॉन डेल टी कॉलिजन का मान निकालो। डेल एफ अपॉन डेल टी कॉलिजन बराबर क्या आएगा, माइनस का बी ए डॉट डेल एफ प्लस हो जाएगा प्लस एफ फैक्टर डेल पी एफ। इसको बेटा क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण। इसको भी क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से नोट कर लो, गतिक साम्यावस्था में से यहां से जल्दी लिखते यस बोल देना। चले चलो, अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, लिखो फटाफट। स्थायी अवस्था किसे कहते हैं, स्थायी अवस्था किसे कहते हैं। स्थायी अवस्था किसे कहते हैं, तो स्थायी अवस्था मैंने आपको पहले बता भी दिया था, और अभी मैंने आपको बताया स्थायी अवस्था क्या होगी बेटाओ, जब बाह्य विद्युत अपन लगा देते हैं, जब अपन बाह्य विद्युत लगा देते हैं तो पहली बार जब इलेक्ट्रॉन छड़ को पार करते हैं तो धनात्मक से टक्कर भी होती है, सब चीज होती है पहली बार में। तो जब इलेक्ट्रॉन छड़ को पार कर जाते हैं, ठीक है, तो सभी इलेक्ट्रॉन एक समान वेग से क्या होने जाता है, गतिमान होने लग जाता है। एक समान वेग से क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। बताओ, जब अपन, मैंने यूज भी किया था अभी बीच में और आपको याद हो, जब अपन धातुओं का प्रायोगिक तथ्य निकाल रहे थे, अपवन वेग का मैंने फॉर्मूला निकलवाया था आपको, अपवन वेग का फॉर्मूला निकलवाया था, तो वहां पर मैंने यूज किया है स्थायी अवस्था में a बराबर 0। देखो देखो, एक दो पेज पलट के देखो, स्थायी अवस्था में लिखाया था मैंने a बराबर 0। आओ तो बोलो, तो बड़ा a बराबर 0 क्यों लिखाया था, क्योंकि उसमें त्वरण 0 था। स्थायी अवस्था में एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, 0, त्वरण कितना हो जाता है, 0। और त्वरण 0 कब होगा, एक्सेलरेशन 0 कब होता है, जब वेग नियत रहे, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो लिखो, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जब सभी इलेक्ट्रॉन एक समान वेग से गतिमान होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन एक समान वेग से गतिमान होते हैं,
तो इसे स्थायी अवस्था कहते हैं, तो इसे स्थायी अवस्था कहते हैं। लिख लिया, लिख लिया। चलो अब बताओ अगला वाला, अगला क्वेश्चन जो कि इस बार आएगा ही आएगा, आज तक पूछा भी नहीं गया है, आज तक ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है थर्ड ईयर में। तो लिखो, होल कोण किसे कहते हैं? होल कोण, होल एंगल, होल कोण किसे कहते हैं? होल कोण, होल कोण किसे कहते हैं? बताओ। देखूंगा मैं, चेक करूंगा आज। तो लिखो, होल कोण किसे कहते हैं? तो बताओ, एक नंबर में आएगा इस बार, याद रखना। होल कोण बताओ, जब अपन होल गुणांक निकाल रहे थे, होल गुणांक अपन निकाल रहे थे तो दो विद्युत क्षेत्र आए थे, दो, याद है? यो दो कौन कौन से? अरे बबलू, कौन कौन से? बताओ। जैसे टेन थीटा लिखते हैं अपन, जैसे कभी कभी टेन थीटा बराबर देते हैं y अपॉन x, ऐसे लिखते हैं। y अपॉन x किसको दर्शाता है? टेन थीटा को। ऐसे देखो, बताओ दो विद्युत क्षेत्र आए थे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आए थे, कौन कौन से? एक तो आया था EH, एक तो आया था EH, याद है ना कि भूल गए? EH का नाम बताओ। और एक क्या आया था? EX, EH और EX, दो विद्युत क्षेत्र आए थे अपन के पास, EH और EX। होल विद्युत क्षेत्र और बाह्य विद्युत क्षेत्र, होल विद्युत क्षेत्र और बाह्य विद्युत क्षेत्र का अनुपात, होल विद्युत क्षेत्र और बाह्य विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? होल गुणांक। किससे दर्शाते हैं? फाई, काई, फाई से। किससे दर्शाएंगे? फाई से। तो लिखो, होल विद्युत क्षेत्र, होल विद्युत क्षेत्र और होल विद्युत क्षेत्र और बाह्य विद्युत क्षेत्र का अनुपात, होल विद्युत क्षेत्र और बाह्य विद्युत क्षेत्र का अनुपात, होल विद्युत क्षेत्र और बाह्य विद्युत क्षेत्र का अनुपात होल कोण कहलाता है, होल कोण कहलाता है। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। लिख लो, लिख लिया। लिख लिया। अब लिखो बेटा पार्ट बी। यूनिट नंबर 4 का पार्ट बी, यूनिट नंबर 4 का पार्ट बी, जिसका नाम है अतिचालकता।
कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। लिख लिया, लिख लिया। पहला टॉपिक भी ये लिखो, पहला टॉपिक भी ये अति चालकता, फर्स्ट टॉपिक भी यही लिखो, अति चालकता। अब बताओ बारहवीं से आप सुनते आते हो सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता, अति चालकता, अति चालकता, ठीक है। और बेटा थर्ड ईयर में आके अपन डिटेल में स्टडी करेंगे अति चालकता की, सुपर कंडक्टिविटी की डिटेल में स्टडी करेंगे। वैसे थोड़ा बहुत तो आप जानते ही हो, बताओ कौन बताए, थोड़ा बहुत तो आप भी जानते हो क्या होती है अति चालकता। बताओ कौन बताएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताओ, तो बेटा ध्यान सुनना, इस अपन ये चेक करते आए हैं कि जो प्रतिरोधकता होती है, धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है वो ताप पर निर्भर करती है। रो मींस रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है बेटा, टेम्परेचर पर। वो भी कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली, सीधे समान पर। तो बताओ जब ताप घटाया जाएगा तो प्रतिरोधकता भी क्या होगी, घटेगी। ताप और घटाएंगे, प्रतिरोधकता और घटेगी। ताप और घटाएंगे, प्रतिरोधकता और घटेगी। तो एक ताप ऐसा आएगा, एक ताप ऐसा आएगा जहां पर प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी, जीरो। प्रतिरोधकता जीरो तो प्रतिरोध भी जीरो, प्रतिरोधकता जीरो तो प्रतिरोध भी जीरो। अब बताओ जब प्रतिरोध ही नहीं रहेगा तो एक बार धारा बहा दो, एक बार धारा बहा दो तो लंबे समय तक धारा क्या होगी, उसमें बहती रहेगी, बहती रहेगी, बहती रहेगी। तो अपन जानते हैं धातुओं की प्रतिरोधकता ताप के समानुपाती होती है। मेटल्स की रेसिस्टिविटी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर रेसिस्टिविटी कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो। रेसिस्टिविटी जीरो हो जाएगी, इसका मतलब रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा। इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। जब प्रतिरोधकता जीरो हो जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, अति चालकता बोलते हैं। सर्वप्रथम कॉर्लिंग ओम्स ने, किसने, कॉर्लिंग ओम्स ने पारे के लिए 4.2 केल्विन ताप पर पारे की प्रतिरोधकता जीरो कर दी थी उसने, 4.2 केल्विन ताप पर प्राप्त की, प्रायोगिक रूप से प्राप्त की। तो यहां पर अपन प्रतिरोधकता जब जीरो कर देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, अतिचालक बन जाएगा। और जिस ताप पर प्रतिरोधकता जीरो हो जाती है, प्रत्येक पदार्थ का एक निश्चित ताप होता है, वो अलग अलग पदार्थों के अलग अलग होता है। जैसे पारे के लिए कितना है, 4.2 केल्विन है, ठीक है।
तो अलग अलग पदार्थों के लिए क्या है, अलग अलग है। तो जिस ताप पर प्रतिरोधकता 0 हो जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, क्रांतिक ताप बोलते हैं। तो आजकल के वैज्ञानिक किस चीज में लगे हुए हैं, इस चीज में लगे हुए हैं कि कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर क्या मिल जाए, रूम टेम्परेचर पर अपन को अति चालक मिल जाए। मतलब रूम टेम्परेचर भाई निम्न ताप पर मिलती है, बहुत निम्न ताप पर वैज्ञानिक क्या चाह रहे हैं कि कमरे के ताप पर मिले, अपना जो रूम टेम्परेचर है उस ताप पर अति चालक मिल जाए, अति चालक की घटना हो जाए तो क्या होगा, अपन को कभी लाइट का बिल नहीं भरना पड़ेगा, कभी भी लाइट का बिल भरने की जरूरत नहीं है। एक बार लाइट आएगी बस वही चलती रहेगी, डिशके आओ डिशके आओ डिशके आओ। कभी मोबाइल चार्ज नहीं करना पड़ेगा, मोबाइल चार्ज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अति चालक अगर रूम टेम्परेचर पर प्राप्त हो जाएगी, सुपर कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, तो अपन को अपनी जो दैनिक जीवन की जो लाइफ है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, बहुत सारे चेंजेस। ठीक है, तो अपन ध्यान डिस्कस करेंगे डिटेल में अति चालकता के बारे में। तो लिखो, सर्वप्रथम कॉर्लिंग ओम्स वैज्ञानिक ने कॉर्लिंग ओम्स वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा यह प्रदर्शित किया कि जब किसी चालक पदार्थ का ताप घटाया जाता है जब किसी चालक पदार्थ का ताप घटाया जाता है तो इसकी प्रतिरोधकता भी घटती जाती है, तो इसकी प्रतिरोधकता भी घटती जाती है और विद्युत चालकता बढ़ती जाती है। एक निश्चित न्यून ताप पर प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। एक निश्चित न्यून ताप पर प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है और विद्युत चालकता अनंत हो जाती है। विद्युत चालकता अनंत हो जाती है। इस घटना को अति चालकता कहते हैं। इस घटना को अति चालकता कहते हैं। अगेन लिखो, सर्वप्रथम कॉर्लिंग ओम्स ने 4.2 सर्वप्रथम कॉर्लिंग ओम्स ने 4.2 4.2
केल्विन ताप पर 4.2 केल्विन ताप पर पारे की अति चालकता प्राप्त की, पारे की अति चालकता प्राप्त की। आगे आंसर लिखो। जिस न्यून ताप पर अति चालकता प्राप्त होती है, जिस न्यून ताप पर अति चालकता प्राप्त होती है उसे क्रांतिक ताप कहते हैं, उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। इसको बनाओ। लिख लिया। अगला टॉपिक लिखो, अति चालकता के प्रायोगिक लक्षण। अति चालकता के प्रायोगिक लक्षण, जैसे अपने पार्ट ए में देखे थे धातुओं से संबंधित प्रायोगिक तथ्य या अति चालकता से संबंधित प्रायोगिक लक्षण। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट नंबर माइजनर प्रभाव। ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा, माइजनर इफेक्ट। कौन बताएगा? हाँ वेरी गुड, बच्चा बच्चा जानता होगा। कौन बताएगा? जल्दी बताओ। माइसनर प्रभाव, जल्दी बताओ क्या होता है। केमिस्ट्री में भी कई बार आया होगा, केमिस्ट्री में। वीडियो भी ऑन कर ले करो कभी कभी, कल से वीडियो ऑन करके बैठना सारे के सारे, ना धो के। बेटा सुबह तो नहाते हैं क्या, रात को नहाते हैं क्या? सुबह सुबह पहली क्लास है, नहा धो के अटेंड करना, कल वीडियो ऑन करके बैठना चुपचाप से। बताओ माइजनर प्रभाव, माइजनर इफेक्ट। माइजनर प्रभाव कुछ तो बोलो। बोलो नहीं बोलोगे
नहीं बोलोगे? नाम याद सुना है। इतने सालों से क्या कर रहा था? रोटियां बेल रहा था क्या तू? हैं? तो बेटा माइजर प्रभाव क्या होता है, ध्यान सुनना। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को, जब मैग्नेटिक मटेरियल को चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का है उसके अंदर से बाहर निकलती है। चुंबकीय क्षेत्र का है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का है उसमें से गुजरती है। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल को अपन ने क्या रखा बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से थ्रू आउट हो जाएंगी। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है क्रांतिक टेम्परेचर से, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है। अब अपन ने क्या किया, इस पदार्थ का टेम्परेचर घटाया, ताप घटाया। क्या करा, ताप घटाया, टेम्परेचर घटाया। किसका, इस चुंबकीय पदार्थ का। तो जब अपन ताप घटा कर क्रांतिक ताप से भी कम ताप कर देंगे, ये टी पदार्थ का ताप है, तो टीसी क्या है, क्रांतिक ताप। ठीक है, टीसी क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी तो ताप ज्यादा है क्रांतिक ताप से, टेम्परेचर ज्यादा है क्रिटिकल टेम्परेचर से। अब अपन ने क्या किया, ताप घटाया, प्रतिरोधकता घटेगी, और घटाया, और घटेगी, और घटाया, और घटेगी, और घटाया, और घटेगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, जब आप पदार्थ का ताप क्रांतिक ताप से भी कम कर दोगे। चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद पदार्थ का ताप निरंतर आप घटा रहे हो, और आपने क्या करा, एक ऐसी कंडीशन आई जहां पर आपने पदार्थ का ताप चुंबकीय क्रांतिक ताप से भी कम कर दिया, टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम कर दिया। तो क्या होता है, एकाएक मतलब अचानक क्या होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं इसमें से बाहर आ जाएंगी। पहले तो इसके अंदर से जा रही थी, इसके अंदर से जा रही थी। जैसे आपने टेम्परेचर क्रांतिक ताप से कम करा तो एकाएक चुंबकीय क्षेत्र का बाहर आ जाएगी। ऐसे 1 2 3 4 5। एक, 2, 3, 4। ठीक है, ऐसे तो एकाएक चुंबकीय क्षेत्र का कहाँ आ जाएगी बेटा, बाहर आ जाएगी। और पदार्थ के अंदर, मटेरियल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, 0। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, माइजनर प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइजनर इफेक्ट, जो कि माइजनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने बताया था, माइजनर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि भाई साहब ऐसी बात है, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसको क्रांतिक ताप से कम ताप पर माइजनर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब किसी चालक पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में क्रांतिक ताप से कम ताप तक ठंडा किया जाए
ठंडा किया जाए तो एकाएक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर आ जाती हैं। तो एकाएक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर आ जाती हैं। एकाएक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर आ जाती हैं और पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य के बराबर हो जाता है। बना लो फोटो, अरे फोटो बना लो, फोटो। सोच समझ के बताना, बिल्कुल सोच समझ के बताना और मुझे बताओ चुंबक के गुण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। चुंबक के गुण के आधार पर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर मटेरियल 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। लोह, अनु, प्रति। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो अतिचालक होते हैं, बताओ ये अतिचालक बन गया क्योंकि अपन ने इसको क्रांतिक ताप से कम ताप पर ठंडा कर दिया। क्रांतिक ताप से कम ताप पर ठंडा कर देते हैं तो पहला गुण क्या है? प्रतिरोधकता 0 हो जाती है। पहली बात तो ये पता चली। रेसिस्टिविटी 0 हो जाती है। दूसरी बात, चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है। मैग्नेटिक मटेरियल 0 हो जाता, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो सुपर कंडक्टर होते हैं, अतिचालक जो होते हैं, वो प्रतिचुंबकीय हैं, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय हैं। डाया, पेरा, फेरो, बताओ जल्दी। डाया, पेरा, फेरो, पेरा, फेरो, डाया। अरे जल्दी बताओ बबलू। पेरो मतलब डाया। एक बालक बोल रहा है पेरो मतलब होता है बेटा अनुचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय मतलब। सबको रिप्लाई करना है। सब बैठे हो तुम क्लास में, 2-4 बच्चे नहीं बैठे हुए हैं। अनुचुंबकीय, वेरी गुड। जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी बताओ यार, से टाइम मत लगाया करो। अनुचुंबकीय, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चे अनुचुंबकीय कह रहे हैं। भाई सबको रिप्लाई आने चाहिए। कुछ बच्चों का अभी भी रिप्लाई नहीं आया है। अनुचुंबकीय। देखो डायामैग्नेटिक, देखते हैं, इधर आओ। एक छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहा हूँ, गणितीय रूप लिख रहा हूँ, छोटा सा। देखते बताना बिल्कुल सही। देखते हैं, इधर आओ। गणितीय विश्लेषण
गणितीय विश्लेषण चलेगा। बताओ, ये तो तुम जानते ही हो। वी नो दैट B बराबर म्यू नॉट H प्लस आई होता है। ये तो पता है ना सबको। 12वीं क्लास का फॉर्मूला लेकर 12th क्लास का, 12th क्लास में सिद्ध करा होगा तुमने, प्रूव करा होगा। B बराबर म्यू नॉट डब्बे में H प्लस आई। हाँ के ना? हाँ, वेरी गुड। अति चालक अवस्था में, अति चालक अवस्था में, तो बताओ जब ये अति चालक बन जाएगा तो B कितना हो जाएगा? 0। अति चालक अवस्था में B बराबर कितना? 0। B को 0 पुट करो। म्यू नॉट H प्लस आई बराबर 0। ठीक है, क्या लिख सकता हूं? H प्लस आई बराबर 0। क्या लिख सकता हूं? आई बराबर माइनस H। हाँ कि ना? हाँ, वेरी गुड। और क्या लिख सकता हूं? आई अपॉन H बराबर -1। अब मुझे कौन होनहार बालक बताएगा? कौन होनहार बालक बताएगा? आई अपॉन H क्या होता है? आई अपॉन H क्या होता है? अभी तो तुम्हें ये याद नहीं होगा आई क्या होता है, H का I। वेरी गुड। क्या नाम होता है उसका? आई अपॉन H का नाम क्या है? सस्केप्टिबिलिटी। वेरी गुड बेटा। तो बताओ आई अपॉन H होता है चाई। क्या होता है? चाई 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 पी लो, चाई। आई अपॉन H चाई बराबर -1। चाई को अपन क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति यहां से देख के बता सकते हो। मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी नेगेटिव। अब बताओ कौन सा हुआ? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। बिल्कुल सही सही। अनुप्रतिलो, अनुप्रतिलो, डायापेराफेरो। वेरी गुड, जल्दी बताओ। चुंबकीय प्रवृत्ति किसके लिए ऋणात्मक होती है? 12वीं क्लास में लिखाते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति किसके लिए ऋणात्मक होती है? तो कुछ तो लिखो यार, जल्दी लिखो। प्रतिचुंबकीय के लिए। वेरी गुड, छाप लो इसको। प्रतिचुंबकीय होते हैं, वहां पर लिखा था 12th क्लास में। लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति चाई का मान धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। इसके लिए लोह के लिए, फेरो के लिए। अनुचुंबकीय के लिए अल्प धनात्मक होता है। और प्रतिचुंबकीय के लिए, डाय के लिए क्या होता है? नेगेटिव। तो याद रखना। हाँ, क्या होता है प्रतिचुंबकीय? छाप लो इसको।